हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक में टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पर सीजी व्यापम और पटवारी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो पैकेज बनाया कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप ऊपर आई बटन पे लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उससे आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट पूरा का पूरा कवर होगा। ये मेरी 100% गारंटी है आपको। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर नंबर 4, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपका PDF रेडी है? ठीक है, जिसको भी लेना है वो मेरे नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा है वहाँ पर व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उनको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। कई लोग मेरे से बोल रहे थे सर आप फ्री में ये PDF क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्री में PDF ना प्रोवाइड करने का एक सिली सिंपल रीज़न ये है कि अगर मैं ये चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें आपके आर्थिक सर्वेक्षण के बुकलेट में हैं जो कि मैंने निकाला बस है और कुछ नहीं काम किया है, ये काम आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करना चालू कर दूँ तो आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे, मुझे पता है। देखो 10 से 15 रुपए में आपका कुछ नहीं जाता और उससे मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन जाऊंगा, लेकिन आप उस चीज़ की वैल्यू तभी करोगे जब आप उसके लिए पे करोगे। दूसरे तरीके के लोग भी इसमें हैं जो कि आप PDF किसी का भी लेते हो और जाके सोशल मीडिया में डाल देते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप इसको पे करके खरीदोगे तो आप इसको सोशल मीडिया में तो एटलीस्ट नहीं डालोगे, क्योंकि उसके लिए आपने पे किया यार, तो आप उसकी वैल्यू करोगे। बस मैं यही चाहता हूँ। अदरवाइज़ मेरे को फ्री में प्रोवाइड करने का भी कोई वो ख़ास लॉस नहीं हो जाएगा इससे। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। इसके लिए सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। जिसको नहीं चाहिए तो वो देखे, भगवान मालिक है उनका। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर जो चालू कर रहे हैं वो है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, इसमें सबसे पहले जो है आपको कुछ डेटा याद रखने और मैं 1 बाय 1 करके बता रहा। सबसे पहले आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कभी मैं पढ़ाया तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपसे ये पूछ सकता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, और ये क्वेश्चन आपको बन सकता है इकोनॉमिक्स में भी और CGPSC के जो बाकी पेपर्स होते हैं। ठीक है, लाइक CGPSC बोल रहा हूँ, CG व्यापम के भी पेपर में भी आपको पूछ सकता है कि कौन सी संस्था जो है वो आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये जारी करता है, जो कि भारत सरकार की एक एजेंसी ये कह सकते हैं, जो कि आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित आंकड़ों को जारी करता है। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी में आंकड़ों को जारी करता है। पहला कैटेगरी है आपके ग्रामीण, सेकंड है आपके नगरीय और तृतीय कैटेगरी है जो है संयुक्त। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे। उसमें से जो लेटेस्ट डेटा है नवंबर 2021 का, वो हम लोग को याद करना चाहिए। हालांकि ये जो अभी डेटा मैं बता रहा हूँ वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरा आकलन है, क्योंकि मैं आपका उसका रीज़न भी बताता हूँ। क्योंकि देखिए ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है काफ़ी फ्लक्चुएट होने वाला डेटा है। ठीक है, और अभी जो हाल ही में जो CGPSC का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उस पर WPI इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन पूछा था। तो बेसिकली WPI और CPI इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी डाटा आपको पूछेगा एग्जाम में वो करंट का डाटा होगा। ठीक है, ये नवंबर 2021 का डाटा है। ठीक है, इसको याद करना। ठीक है, अभी नहीं काम आएगा तो आप मेंस जब लिखोगे तो उसमें आप मेंशन जरूर कर सकते हो ये सारे डाटा को। ठीक है, एक और चीज़ आपको जो याद रखनी चाहिए वो है इसका आधार वर्ष। इसमें जो आधार वर्ष माना गया है वो 2012 को माना गया, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी आपका काम हो जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो डेटा दिया वो है क्या। इसे भारत के लिए जो ग्रामीण CPI इन्फ्लेशन की जो रेट है वो कितनी है, 167.6, नगरीय के लिए है 165.6, संयुक्त क्षेत्र के लिए है आपका 166.7। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के लिए जो डेटा दिया हुआ है उसके आंकड़े हैं आपके 166, 164.9 नगरीय के लिए और संयुक्त के लिए है 165.6। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद स्लाइड को चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ की PDF जो प्रणाली है उसका मादा जो है वो देश क्या
और इसकी चर्चा काफ़ी हद तक जो है वो बड़े बड़े मंचों में होती है, ठीक है। इतना अच्छा पीडीएस स्कीम है। आपको पता होगा कि जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है हमारा 2013 का, उसके आने के पहले ही छत्तीसगढ़ पोषण अधिनियम के माध्यम से जो है गरीब से गरीब लोगों को जो है हमने राशन मुहैया कराया कम रेट पे, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रणाली जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इससे रिलेटेड जो है कुछ आंकड़े आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उचित मूल्य की दुकानों से रिलेटेड आंकड़े याद रखना चाहिए। ये सारे जो आंकड़े हैं वो नवंबर 2021 को बेस बना के ये आंकड़े जारी किए गए हैं। नवंबर 2021 तक आपके शहरी क्षेत्र में 1535 ये इतनी उचित मूल्य की दुकानें थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 11,709 इतनी उचित मूल्य की दुकानें थी। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो यह आता है 13,244। तो कुल उचित मूल्य की दुकानें नगरीय और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में मिला के कितनी है? 13,244, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि नवंबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं? तो आप बताओगे 13,244। या फिर ऐसे पूछ सकता है शहरी क्षेत्र में कितनी दुकानें हैं? तो 1535, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दुकानें हैं? तो 11,709। क्लियर? ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें सर्वाधिक किस जिले में हैं? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? राजनांदगांव। राजनांदगांव में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित उचित मूल्य की दुकानें सर्वाधिक हैं और इसकी संख्या है 889, ठीक है। इसी प्रकार आपसे न्यूनतम दुकानें कहाँ पर है वो पूछ सकता है, तो आंसर होगा आपका नारायणपुर, ठीक है। 112 दुकानें हैं। इससे रिलेटेड जो है आपके आर्थिक सर्वेक्षण में एक तालिका दी हुई है जिसमें जिलेवार कितनी कितनी दुकानें हैं वो आपसे पूछा गया। इसका महंगा क्वेश्चन मतलब कठिन वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको बोल देगा कि 3 आपके जिले दे देगा और बोलेगा कि इसको बढ़ते क्रम में जमाओ या फिर घटते क्रम में जमाओ उचित मूल्य की दुकानों की संख्या के आधार पर। तो ये आपका एक क्वेश्चन महंगा वाला बन सकता है। हालांकि कितना याद कर लोगे भाई? नहीं कर सकते, मतलब अभी कर सकते हो लेकिन कितना याद कर लोगे? हर के लिए तो अगर मैं आपको फेल करना चाहूँ तो मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ, मैं पक्का फेल कर सकता हूँ आपको। अगर मैं एक एग्जामिनर हूँ तो मैं आपको फेल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी मंशा आपको पास करने की या फिर एक एवरेज पेपर देने की होगी तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा। फेल करने के लिए तो मैं आपको कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन दे सकता हूँ। इस बारे में सोचना थोड़ा सा। नेक्स्ट, तो ये सब देख लिया आपने। यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित। अब देखिए ये जो 13,244 टोटल दुकानें हैं हमारे यहाँ, वो अलग अलग समितियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ दुकानें सहकारी समिति के अंतर्गत हैं, कुछ दुकानें जो है वो ग्राम पंचायत के अंडर में, कुछ दुकानें महिला स्व सहायता समूह के अंतर्गत में, कुछ दुकानें वन सुरक्षा समिति के अंतर्गत हैं और कुछ दुकानें नगरीय निकाय के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो उनका नंबर भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो सहकारी समिति के अंतर्गत 4579 ये इतने दुकानें आती हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 41-31 दुकानें आती हैं। महिला स्व सहायता समूह के अंतर्गत 4408 इतनी दुकानें आती हैं। वन सुरक्षा के समिति के अंतर्गत 112 दुकानें आती हैं। नगरीय निकाय से संबंधित 14 दुकानें हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो है हमने सर्वाधिक और न्यूनतम देखा था, वैसे ही हम लोग इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ऊपर में मैंने सर्वाधिक लिखा है और नीचे में मैंने न्यूनतम लिखा है, ठीक है। तो सर्वाधिक आपके सहकारी समिति की दुकानें कहाँ पर है? महासमुंद। देखिए इससे रिलेटेड एक तालिका दी हुई है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। सहकारी समिति में कितनी दुकानें हैं इस सब में जिलेवार आपके डेटा दिए हुए हैं। मैंने इसको, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं हुआ है, मैंने अपने से इसको बनाया है कि सर्वाधिक दुकानें कहाँ हैं, न्यूनतम दुकानें कहाँ हैं। तो मेरे से हो सकता है ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है, मैं इसको बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने तो लिखा है, बस ऑब्जर्वेशन में मेरे से गलती हो सकती है। तो एक बार आप ज़रूर इसको वेरीफाई करके पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इतना सारा डेटा आप नहीं कर सकते। मैंने जितना आपसे नोट्स जो बनाया है उसमें
जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने लिख दिया। आप पढ़ने से पहले जो है इसको एक बार कंपेयर कर लेना आपके इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिर बाद में आप मेरे को ये ब्लेम करने मत आ जाना सर आपने ये बताया था लेकिन एग्ज़ाम में कुछ और आंसर ले लिया। तो भाई आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा टेबल को, ठीक है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो मैंने ये देखा है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे देखने में गलती हो सकती है, तो आप एक बार खुद से ऑब्ज़र्व कर लेना। हालांकि ये मेरे ख्याल से गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से संतुष्टि के लिए ऑब्ज़र्व कर लेना इसको। तो सर्वाधिक दुकानें सहकारी समिति से रिलेटेड महासमुंद की है। सेकंड है आपके जसपुर में सबसे न्यूनतम दुकान है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत की सर्वाधिक दुकान है जसपुर में, और गुरेला पेंट्रा मरवाही में न्यूनतम दुकान है। महिला स्वसहायता समूह से रिलेटेड आपके राजनांदगांव में सर्वाधिक दुकान है। नारायणपुर में सबसे न्यूनतम दुकान है। वन सुरक्षा से संबंधित समिति से संबंधित दुकानें जो है वो आपके बालोद में सर्वाधिक है। न्यूनतम इसमें डेटा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कई जिलों में जो है वो एक भी दुकानें नहीं है वन सुरक्षा समिति से रिलेटेड, ठीक है। तो कई जिलों में 000 है, तो ऐसे करके उसको न्यूनतम हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। 0 से नीचे -1 नहीं हो सकता ना, यही बात है। तो 0 वाले बहुत सारे आपके ज़िले हैं, इसलिए इसमें मैंने न्यूनतम नहीं मेंशन किया है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, अगर कठिन करना चाहे तो, कितने जिलों में वन सुरक्षा समिति से रिलेटेड उचित मूल्य की दुकान है? 0 है, ठीक है। हालांकि नहीं पूछेगा ये मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप रटना चाहो तो रट सकते हो, ठीक है। तो 0 कई जगह आपके ज़िलों में दुकानें हैं, इसलिए इसको मेंशन नहीं किया मैं, ठीक है। इसी प्रकार नगरीय निकाय से संबंधित सर्वाधिक दुकानें कहाँ पर है? जशपुर में है, ठीक है। इसमें भी आपका न्यूनतम दुकानों को गैस नहीं कर सकते क्योंकि कई जिलों में जो है वो 0 संख्या में दुकानें, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड कुछ और डेटा है जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए कुछ और डेटा देख लेते हैं, और ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो हमारे परिवार हैं और उनसे संबंधित प्रावधान क्या क्या है, मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये टेबल पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रीलिम्स में जो है आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको हम आपको इसको एक्सप्लेन करने के दौरान चर्चा करूंगा किस तरीके का क्वेश्चन इससे बन सकता है। देखो, अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण देखते हो तो आपको यहाँ तक का टेबल दिखेगा। ये जो साइड में जो है वो मैंने अलग से बनाया ताकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और इससे रिलेटेड जो भी डेटा है लास्ट वाली तालिका से रिलेटेड मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एडिशनल चीज़ें हो गई और आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो गई कि अगर आप उससे आर्थिक सर्वेक्षण से पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं बताऊँगा ये एक्चुअली है क्या। देखिए, अभी तो आपको जैसा कि पता होगा कि मैंने आपके नोट में मेंशन किया हुआ है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण अधिनियम कब आया था, ये तो आपको पता ही होगा 2012 में। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था वो 2013 में लागू किया गया था, ठीक है। ये इतना जानकारी आपको मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हमारे कितने प्रकार के परिवार आते हैं, कितने प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, कितने राशन कार्ड हैं, ठीक है, उनको पात्रता क्या क्या चीज़ों की है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले आपका अंत्योदय परिवार, ठीक है। अब देखो, इससे आपका एक और प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सभी परिवार जो हैं उनको अलग अलग कलर के राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा अभी तक क्वेश्चन तो आया नहीं है कि अंत्योदय परिवार के लिए जारी होने वाला राशन कार्ड का कलर कौन सा है, कितने पन्ने हैं और उसमें पन्ने में कौन सी स्याही से लिखा हुआ है, ऐसा वाला क्वेश्चन तो नहीं आया। लेकिन CGPSC भाई कुछ भी दे सकता हो, ठीक है। तो कलर अगर आपको याद रखना है, हालांकि ये कलर जो है वो फिक्स नहीं है ना। एक बार पहले और कलर था कुछ और, अभी जो है वो रिसेंटली एक बार पेपर में आया था, लगभग 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो 1 से 1.5 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। तब जो है एक बार कलर चेंज हुआ था। अभी मान लो कल ही के पेपर में आ जाएगा कि इसका कलर कुछ और था, तो बोलोगे कि सर आपने कुछ और बताया था, फिर आप कुछ और बता रहे हो। नहीं, कलर तो अपने मर्जी से ये लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जब भी जो कलर आएगा आप लिख लेना। आप गूगल करके भी देख सकते हो कि कौन से राशन कार्ड का कलर कौन सा होता है, ठीक है। ये आपके सहूलियत के लिए है, आप इतना काम करिए खुद से। देखिए, अंत्योदय परिवार में आपको क्या क्या पात्रता मिलती है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। इसमें आपको 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। पहला है चावल, चना, फिर नमक, ठीक है। अगर चावल है आपको कितना मिलेगा? 35 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा अंत्योदय परिवार को, ठीक है। 2 kg प्रति परिवार मिलेगा चना, ठीक है। कहाँ के लोगों को? ST एरिया के लोगों को और आपका माडा क्षेत्र के लोगों को। ST एरिया मतलब अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को।
ठीक है। तीसरा है आपका नमक। नमक अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं तो 2 kg प्रति परिवार के दर से मिलेगा, और अगर आप गैर एसटी क्षेत्र में आते हैं तो आपको 1 kg प्रति परिवार के दर से मिलेगा। ठीक है। अब इस पर उपभोक्ता दर आपको कितनी देनी पड़ेगी? 35 kg चावल के लिए 1 रुपये प्रति kg, मतलब आपका 35 रुपये में आपको 35 kg चावल मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको चना जो है वो 5 रुपये प्रति kg मिलेगा, तो 2 kg के हिसाब से 10 रुपये आपको देना पड़ेगा, और नमक जो होगा वो पूरी तरीके से निःशुल्क मिलेगा। ठीक है। अब इसमें एक और प्रकार का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने राशन कार्ड जारी हुए हैं अंत्योदय परिवार के? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है 141 79 34। ठीक है, 141 79 34। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, देख लेना अपने मर्जी से। इतने राशन कार्ड जारी हुए हैं। सर्वाधिक राशन कार्ड जो है अंत्योदय राशन कार्ड कहाँ पर है? रायगढ़ में। न्यूनतम राशन कार्ड कहाँ पर है? आपके बीजापुर में। देखिए ये भी जो आपका डेटा लिखा हुआ है वो ऑब्जर्वेशन से लिखा गया है, इससे रिलेटेड एक तालिका आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है, तो एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि मेरे को जो दिखा है वो तो मैंने लिख दिया है। आप अपनी सहूलियत के लिए एक बार खुद से देख लेना, अगर आपको कोई और न्यूनतम वाला दिख गया था तो उसको लगाने देना। ठीक है, फिर भी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, मैंने जितना ऑब्जर्व किया वो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना भाई लोग। नेक्स्ट, प्राथमिकता परिवार। प्राथमिकता परिवार के लिए चावल जो है वो आपका एक मेंबर अगर आपके परिवार में है तो आपको 10 kg प्रति माह के दर से मिलेगा। ठीक है, 2 मेंबर है तो 20 kg प्रति माह, 3 से 5 मेंबर है तो 35 kg प्रति माह, और अगर 5 से अधिक हैं तो 7 kg प्रति सदस्य के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, चावल का रेट कितना रहेगा? 1 रुपये प्रति kg। इसी प्रकार चना जो है वो आपका 2 kg प्रति परिवार मिलेगा, अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को और माडा क्षेत्र के लोगों को 5 रुपये प्रति kg के हिसाब से मिलेगा। नमक जो है आपके एसटी परिवार मतलब एसटी एरिया के लोगों को आपका 2 kg प्रति परिवार के दर से मिलेगा। गैर एसटी या फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को आपका 1 kg प्रति परिवार के दर से मिलेगा। ठीक है, और नमक जो होगा पूर्णतः निःशुल्क होगा। कितने राशन कार्ड जारी हुए आपके प्राथमिकता परिवार के? 444 93 88, ये है आपके टोटल नंबर ऑफ राशन कार्ड जो कि आपके प्राथमिकता परिवार के लिए जारी हुए। सर्वाधिक कहाँ पर प्राथमिकता परिवार के संबंधित राशन कार्ड? आपके रायपुर में। न्यूनतम कहाँ है? आपके नारायणपुर में। इतना डेटा फिनिश। नेक्स्ट, एकल निराश्रित परिवार। ठीक है, इसमें चावल आपका 10 kg प्रति माह की दर से प्रदान किया जाएगा जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगा। ठीक है, एकल निराश्रित कितने राशन कार्ड है हमारे छत्तीसगढ़ में? बोलने से तो 38,617। ठीक है, सर्वाधिक राशन कार्ड कहाँ पर है आपके एकल निराश्रित वाले? जांजगीर चांपा में। न्यूनतम कहाँ है? आपके बीजापुर में। क्लियर, ये पूरी डाटा आपको रट गए होंगे। इससे रिलेटेड अभी और भी राशन कार्ड बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग टोटल कितने राशन कार्ड है वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ और डेटा देख लेते हैं। इसमें हमने जो अभी तक परिवार देखे थे उसमें एक और परिवार आपका निःशक्त जन परिवार। ठीक है, इसके लिए खाद्य पदार्थ चावल की जो पात्रता होगी वो आपके 10 kg प्रति माह की दर से उसको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राशन कार्ड की संख्या की अगर बात करें तो निःशक्त जन से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में कितने राशन कार्ड है? तो वो है 11,268 राशन कार्ड, जिसमें से सर्वाधिक दुर्ग में, न्यूनतम कहाँ पर है? कोंडागांव में। ठीक है, तो ये निःशक्त जन राशन कार्ड हो गया। इसके बाद है आपका सामान्य परिवार। सामान्य परिवार के लिए भी पात्रता होगी चावल की। ठीक है, अगर आपके पास एक मेंबर है तो 10 kg प्रति माह, 2 मेंबर है तो 20 kg प्रति माह, 3 से 5 मेंबर है तो आपके पास 35 kg प्रति माह की दर से आपको मासिक पात्रता होगी। इसके अलावा उपभोक्ता दर आपको चावल के लिए देना पड़ेगा 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। सामान्य परिवार से रिलेटेड हमारे पास कितने राशन कार्ड है? 97 54 10। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है? दुर्ग में। न्यूनतम कहाँ पर है? सुकमा में। ठीक है, बोल रहा हूँ बार बार, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। इतने सारे राशन कार्ड के अलावा ये परिवार जितने में मैंने बताया, अभी तक हमने 5 परिवार देखे हैं। इसके अलावा एक और परिवार है आपका अन्नपूर्णा परिवार। ठीक है, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के राशन कार्ड जारी होते हैं, लेकिन आपके आर्थिक सर्वेक्षण में जो है ये केवल 5 परिवार मेंशन है। ठीक है, उससे रिलेटेड अन्नपूर्णा परिवार से रिलेटेड डेटा आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से में रखना कि अभी तक जो हम लोग आंकड़े पढ़ेंगे वो केवल 5 परिवार के आधार पर पढ़ेंगे। अन्नपूर्णा परिवार नाम का भी एक राशन कार्ड जारी किया जाता है। ठीक,
अगर इन सभी पांचों परिवार के राशन कार्ड को जोड़ा जाए तो कितना आता है, 68,92,617। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में 2021-22 में, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ के में कितने राशन कार्ड जारी हुए, तो आपको पता होना चाहिए 68,92,617। ठीक है, मेरे ख्याल से FCI में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वो 21-22 का पूछा नहीं था, वो 20-21 का पूछा था आई गेस, आई डोंट नो, मेरे को उतना ध्यान नहीं है। ठीक, सर्वाधिक राशन कार्ड कहाँ पे जारी हुए हैं आपके, रायपुर में। न्यूनतम राशन कार्ड कहाँ पर है आपके, एक सेकेंड, सर्वाधिक राशन कार्ड, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना ना, मेरे ख्याल से राजनांदगांव है, मैं इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके बता दूंगा। ये वाला डेटा को थोड़ा सा रखना, मैं एक बार, मैंने शायद अपने नोट्स में गलत लिख दिया है या फिर मेरे को ध्यान कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पर सर्वाधिक वाले को जो है आप हाईलाइट करके रखना, मैं इसको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो ये था आपके, नहीं तो मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा, आपका जो नोट्स आपको मिलेगा उसमें जो है अपडेट करके मैं दूंगा। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर राजनांदगांव पढ़ा हूँ कहीं पर, मैंने नोट्स में शायद रायपुर लिखा है इसलिए मैंने नीचे रायपुर लिख दिया। इसको मैं अभी इसको आप स्टार मार्क बना के रखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जिसको अपडेट कराऊंगा। ठीक, नोट, अब इसमें इतने सारे चीज़ें हमने पढ़ ली, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं कि चना जो है आपके ST एरिया मतलब अनुसूचित एरिया और माडा क्षेत्र में ही मिलेगा। किसको मिलेगा, केवल अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार को, उसके अतिरिक्त कोई भी राशन कार्ड में जो है आपको चना नहीं मिलेगा। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार के लिए जो है 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से शक्कर प्रदान की जाएगी 1 kg। ठीक है, इसी प्रकार अंत्योदय प्राथमिकता अन्नपूर्णा, देखो मैं बोला था अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा भी एक प्रकार का परिवार समूह है जिसके अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में इसके बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, एकल निराश्रित और निःशक्त जन, इनको 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है वो 2 kg गुड़ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार, ठीक है, अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार के लोगों को केरोसिन की भी पात्रता होगी, इसको भी आप मेंशन करके रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जो ये आपका अंत्योदय और निःशक्त जन से रिलेटेड जो ये वाला परिवार समूह है, ये केवल बस्तर संभाग के लोगों को ही प्राप्त है। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, बस्तर संभाग। ठीक, तो ये हमने इतने सारे आंकड़े देख लिए, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं उसको हम लोग फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको देख के बता दूंगा यार। तो चलिए कुछ और डेटा देख लेते हैं फटाफट से हम लोग, और उसमें सबसे पहला डेटा जो है आपका ऊपर लिखा हुआ है, राशन सामग्री का आवंटन एवं उठाव। इसमें विभिन्न प्रकार के राशन सामग्रियों के बारे में वर्णन मिलता है और उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राशन सामग्री के आवंटन एवं उठाव का क्रम जमाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए चावल जो है वो सबसे ज़्यादा उसका आवंटन और उठाव किया गया है। ठीक है, आप इससे रिलेटेड डेटा भी याद कर सकते हो। ठीक है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में इसके रिलेटेड आपका एक टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप डेटा रट सकते हो, लेकिन हाँ कितना डेटा रटोगे बस वही बात आ जाती है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी तो आप रटो, लेकिन आवंटन के आधार पर भी और उठाव के आधार पर भी यही क्रम बनेगा, आप इसको जो है याद रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका, अच्छा मैं बता देता हूँ, चावल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नमक है, उसके बाद शक्कर है, उसके बाद चना है। नेक्स्ट है आपका कृषि उपज समर्थन मूल्य, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और इसमें अभी तो 3 कृषि कानून के बारे में अभी इतनी बहस हो गई और सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। उसका मेन कोर मुद्दा यही था, MSP, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाना, और किसान जो है इससे रिलेटेड एक कानून की मांग कर रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा। अब देखो ये MSP जारी कौन करता है, ये आपको पहले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो सिफारिश कौन करता है, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। ठीक है, इसको CACP बोलते हैं। ठीक है, और
भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये सिफारिश करती है और ये जारी करता है कब, तो आपको दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पर जो है ये कुछ फसलों के बारे में हमको समर्थन मूल्य जो है सरकार जो है रिलीज़ करती है। अब ये आपसे पूछ सकता है कि समर्थन मूल्य कितने आपके फसलों का जारी किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो याद रखिएगा, आपका ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया हुआ है, ये विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से निकाले हुए डेटा हैं, इनमें चेंज हो सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से निकाला हुआ डेटा है, इसमें चेंज हो सकता है। आप गूगल भी करोगे तो आपको ये सारा डेटा मिलेगा, ठीक है। किसी सज्जन को कुछ और मिले तो मेरे को बता जरूर देना, ठीक है। वैसे मैं इसको प्रूव करने के लिए एक सोर्स लाया, उसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, फिलहाल तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें 7 प्रकार के अनाजों का की लिस्ट है। आपके 23 में से 7 प्रकार के अनाज हैं, 5 प्रकार के दलहन फसलें, 7 प्रकार के तिलहन फसलें और 4 प्रकार के कमर्शियल फसलों के लिए हमारी जो CACP की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से 23 फसलों के लिए ये जारी किया जाता है, ठीक। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों के लिए विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो डेटा हैं वो प्रति क्विंटल के हिसाब से, मतलब 1 क्विंटल धान सामान्य का रेट है 1940 रुपये, ठीक है, प्रति क्विंटल के हिसाब से ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार धान ग्रेड A ये है 1960। मैं फटाफट से बता देता हूँ, ये सब डेटा आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएगा, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। गेहूँ है 2015, ज्वार है आपका 2738, बाजरा है आपका 2250, मक्का है 1870, रागी है 3377, अरहर है आपका 6300, उड़द है आपका 6300, मूंगफली है आपका 5550, मूंग है आपका 7275, सोयाबीन का रेट डिक्लेयर्ड नहीं है, सूर्यमुखी का रेट है आपका 5441, ठीक है। इतने सारे डेटा जो है वो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिए हुए हैं, ठीक। लेकिन इसमें से 23 प्रकार की फसलें आपके कौन कौन सी बनती हैं, ठीक, ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा नहीं दिया है 23 प्रकार के फसलों का। मैं एक सोर्स लाया हूँ जिसमें आपको ये 23 प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी, उसको मैंने आपके PDF में भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। आ जा भाई मेरे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो भी 23 प्रकार की फसलें जिनके लिए भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है उसकी लिस्ट आपको दिख रही होगी, ठीक है। और उसका साइड में अगर देखोगे तो 2021-22 के आधार पर उसका रेट भी लिखा हुआ है, ठीक। तो बेसिकली यही मिला के जो है आपके 23 प्रकार की फसलें बनती है। आप इसको आसानी से जो है वो भारत सरकार की जो CACP की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपके PDF नोट्स में भी ये प्रोवाइडेड है, ठीक। आप उसको वहाँ से भी ले सकते हो। तो ये हो गया यहाँ की चीज़ें। इसके आगे की कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है आपका खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से रिलेटेड कुछ आंकड़े आपको आपके आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदान किए गए। उसमें समर्थन मूल्य में धान की खरीदी कितनी हुई है वो आपको डेटा पूछ सकता है 2020-21 में, ठीक है। तो धान की खरीदी हुई है आपके 92,02,392.24 टन, ठीक है। इसको आप अप्रॉक्सीमेट करके 92 लाख मीट्रिक टन याद रख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आपका मक्का जो है वो आपका 2916.85 टन खरीदा गया, ठीक है। तो 2020-21 के लिए आपका समर्थन मूल्य कितना है, तो समर्थन मूल्य धान का कितना है 1868 और A ग्रेड धान का समर्थन मूल्य है 1888, ठीक है। मक्के का समर्थन मूल्य उसी प्रकार 1850 था, ठीक है। तो ये था, मैं बोल रहा हूँ, कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि धान का रेट छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये आपके प्रति क्विंटल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल है वो एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। एक्चुअली क्या है कि जो भी आपका समर्थन मूल्य है उसमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार इनपुट सब्सिडी मिला के जो है आपकी राजीव किसान न्याय योजना के माध्यम से जो है वो आपका 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान आपको प्रदान करती है। तो किसानों को तो 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपने तरफ से इनपुट सब्सिडी प्रदान कर रहा है, इसलिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हम लोग बोलते हैं धान को। लेकिन एक्चुअली में उसका रेट कितना है अभी के डेट में, मतलब 21-22 के लिए हमने देखा इससे पहले वाले स्लाइड में
कितना था आपका, बोलो 1940 और 1960, ठीक है। 1940 आपका किसका, सामान्य धान का, और 1960 किसका था, आपके ए ग्रेड धान का। ये हो गया। इसके बाद जो ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है विपणन वर्ष 2021-22 का, तो ये देखिए ये वेरियस न्यूज़पेपर में आया था और उसको मैं फटाफट से आपको बता रहा, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं आपको सोर्स प्रदान कर सकता हूँ कि हाँ कौन से न्यूज़पेपर से कहाँ से मैंने ये डेटा निकाला हुआ है, ठीक है। अगर सोर्स चाहिए तो मेरे को बता देना, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट करा देता हूँ, ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं दिया हुआ है, तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। समर्थन मूल्य में इस बार धान आपका खरीदा गया 122 मीट्रिक टन। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली याद रख सकते हो 97.97 लाख मीट्रिक टन, या फिर लगभग अप्रॉक्सीमेट करके इसको 98 लाख मीट्रिक टन कह सकते हो। और ये छत्तीसगढ़ में अभी तक सर्वाधिक धान खरीदी हुआ है इस वर्ष, आपके कितने 2021-22 में, ठीक है। हमने लक्ष्य जो रखा था वो 105 लाख मीट्रिक टन का रखा था, हालांकि हमने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 98 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदा है, ठीक है। धान खरीदी जो है कब से कब तक हुई, ये पूछ सकता है आपको डेट, तो 1 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक धान खरीदी हुई है। एक्चुअली में क्या था, 31 जनवरी 2021 तक ये डेट थी आपके क्लोजिंग डेट, बट क्या हुआ कि उस समय बारिश हो गई थी और भूपेश बघेल जी ने जो है वो 7 दिन का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया, इसलिए ये डेट है आपके 7 फरवरी 2022 तक हो गई। धान का रकबा मतलब कितने क्षेत्र में जो है वो बोया जाता है, तो धान का रकबा 30,10,880 हेक्टेयर इस बार का था, ठीक है। और इसमें वृद्धि हुई है आपके 2.18 लाख, ठीक है, इतनी वृद्धि हुई है, मतलब पिछले आपके 2020-21 के कंपैरिजन में इतना एरिया जो है वो बढ़ा है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको डेटा याद रखना है। देखो कंपेयर करके मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर इस बार का पेपर एनालिसिस करोगे CGPSC प्रीलिम्स का, तो आपको जो है पिछले वर्षों से कंपैरिजन करते हुए कई सारा डाटा आपको दिख सकता है। जैसे कि आपको आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में पूछा था, जो पुराना डेटा था 2019 का करंट अफेयर था, उसको पूछा था इस बार, तो आपसे ऐसे कंपैरिजन वाला डेटा पूछ सकता है कि आपका बोल देगा कि आपका 2020-21 के कंपैरिजन में आपका 2021-22 आपके खरीफ विपणन वर्ष में धान के रकबे में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो आपको 2.18 लाख हेक्टेयर मारना पड़ेगा वहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। ये भी अप्रॉक्सीमेट डेटा है, आप इसको देख सकते हो कितना है। धान खरीदी या फिर धान उपार्जन केंद्र, ठीक है, कितने ऐसा सेंटर बनाया गया था जहाँ से जो है धान खरीदी जा रही थी, तो ये आपके 2020-21 में 2311 था, जिसको बढ़ाकर अभी 2484 कर दिया गया। तो 2021-22 के लिए खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान उपार्जन केंद्र कितने हैं, 2484। क्लियर। नेक्स्ट आंसर पूछ सकता है कि बारदाना के बारे में। बारदाना मतलब बोरा, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो बेसिकली क्या था कि अगर आप पुराना बोरा लाते हो तो सरकार जो है उसमें भी आपको धान क्या बोलते हैं, आप अपना धान उसमें रख सकते हो, उसको बेचने की आपको परमिशन दे रही थी। तो अगर जो पुराना बोरा लाता है, ऐसे बंदे को जो है पहले 18 रुपये दिया जाता था पर बारदाना, अब उसको 25 रुपये मिलने लगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंजीकृत किसान। तो पंजीकृत किसान इस बार कितने थे, 24,06,560, तो इसको लगभग 24 लाख मान सकते हो, 24,06,000 ये मान सकते हो, ठीक है। धान खरीदी जो हुई है उसमें कौन सा जिला सर्वाधिक जहाँ से धान खरीदी हुई है, तो वो है आपका पहला जिला राजनांदगांव, सेकंड जिला है आपका जांजगीर चांपा, थर्ड जिला है महासमुंद। राजनांदगांव से लगभग आपका 8.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। जांजगीर चांपा से लगभग 8.24 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की खरीदी हुई है। और महासमुंद तो मेरे को डेटा याद नहीं है, लेकिन इन दोनों का आपका 8.25 और 8.24 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर डेटा पूछा तो भाई एग्जैक्टली डेटा आप फिगर आउट करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, और आपको एग्जैक्ट डेटा पूछेगा तो वो आप याद मत रखो, लेकिन लगभग याद रख लेना कि आपका 8.25 ऐसा याद रख सकते हो, चल जाएगा। सबसे कम कहाँ खरीदी गई है धान की खरीदी, तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा में आपका 17,437 मीट्रिक टन आपका खरीदा गया। ये क्लियर हुआ।
मैं यहाँ पे समर्थन मूल्य नहीं बता रहा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ 2021-22 के लिए। अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे आपको 1940 और 1960, ठीक है। इसके आगे की कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, और उसमें सबसे पहले है आपका मक्का उपार्जन, ठीक है। 2021-22 में मक्का उपार्जन कब से चालू किया गया? आपका 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक मक्का उपार्जन किया गया। देखिए, धान उपार्जन की तरह आपका 21-22 में मक्का उपार्जन से रिलेटेड मेरे को डेटा नहीं मिला हुआ, ठीक है। अगर आपको मिला होगा तो आप मेरे को भी बता देना भाई। आपके स्क्रीन में जो नंबर दिखा हुआ है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी आपको डेटा मिले, ठीक है। चलो वो छोड़ो, लेकिन आप ये डेट को ज़रूर याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक जो है हमने आपका मक्का उपार्जन किया है इस साल 2021-22 में, ठीक। मक्का का जो है आपका समर्थन मूल्य 1870 मैंने पहले बता दिया आपको। देखते हैं आप धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब से कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 2007-2008 खरीफ वर्ष से जो है आपका धान खरीदी का पूरी तरीके से कंप्यूटरीकरण हो गया। खरीफ वर्ष 2021-22 से में किसानों का पंजीयन कैसे हुआ है? आपका कृषि विभाग एवं कृषि कल्याण तथा जैविक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आपका एकीकृत किसान पोर्टल में जो है किसानों का पंजीकरण कराया गया। नेक्स्ट, पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था, इसका कंप्यूटरीकरण जो है वो 2007 में चालू किया गया था। ये एक और फैक्चुअल चीज़ें हम लोग को याद रखना है बस। चावल उत्सव एक चीज़ है आपको याद रखना है, कब से चालू किया गया? फरवरी 2008 से। इसका मतलब क्या होता है? ये राशन कार्ड धारी द्वारा जब है राशन की प्राप्ति की जाती है तो उसको हम लोग चावल उत्सव बोलते हैं, ठीक। कहाँ कहाँ कैसे कैसे सिस्टम होता है वो मैं बताता हूँ। उचित मूल्य की दुकानें और जहाँ पे साप्ताहिक हाट बाजार दोनों लगता है जिस गांव में, वहाँ पे आपके प्रत्येक माह की जो है वो 6 तारीख के बाद प्रथम हाट बाजार में जो है वो चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? जहाँ पर उचित मूल्य की दुकानें भी होगी और साप्ताहिक हाट बाजार भी लगेगा। तो प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद प्रथम हाट बाजार पे चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। मतलब उस दिन जो है आपका राशन कार्डधारी को राशन प्रदान किया जाएगा। सेकंड जो है आपका उचित मूल्य, केवल जहाँ पर जिस गांव में उचित मूल्य की दुकानें हैं वहाँ पर प्रत्येक माह की 7 तारीख के बाद जो है चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लियर? अब ये कुछ फालतू के क्वेश्चन पूछ सकता है कभी। खाद्य विभाग का दूरभाष का नंबर कितना है? ठीक है, मेरे ख्याल से ये 67 है, ठीक है। ये भी गड़बड़ बोला था। 1967 और 1800-233 3663, यहाँ पे नंबर लगा लेना एक बार भाई, चेक कर लेना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक जन भागीदारी वेबसाइट के बारे में है जहाँ पर आप अपनी सूचना, सुझाव और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। उसका URL क्या है आपका? खाद्य.cg.nic.in। इसके आगे और भी कई पाथ हैं जहाँ पर जिसको फॉलो करके जो है आप सूचना, सुझाव और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके जो भी मान लीजिए आपके विपणन से रिलेटेड कोई भी मैटर हो जाए तो आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ था जो मैं भूल गया था बीच में, वो है सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको यूनिवर्सल PDS बोलते हैं। भूपेश बघेल जी के गवर्नमेंट बनने के बाद जो है हमारी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम में कुछ बदलाव करते हुए आपका ये PDS सिस्टम जो है उसको सार्वभौमिक PDS प्रणाली चालू किया गया। यूनिवर्सल PDS बोलते हैं इसको। इसका शुभारंभ कब से किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। इसमें जो है पात्रता किन लोगों को प्रदान की गई है? सभी लोगों की तरह पात्रता तो प्रदान की गई है, लेकिन सामान्य परिवारों को, जो कि आपका आयकर दाता है या फिर गैर आयकर दाता, ऐसे परिवारों को भी जो है आपका सार्वभौमिक PDS प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, ठीक है। आपको पता होगा APL राशन कार्ड आजकल जारी किया जाता है जिसमें 10 रुपये प्रति किलो की दर से जो है वो आपको चावल प्रदान किया जाता है। तो बेसिकली वो यही है। तो सार्वजनिक PDS प्रणाली सिस्टम से क्या किया हमने? जो लोग आपका पात्रता के बाहर के लोग थे, जो APL परिवार में आते थे, उनको भी जो है आपने PDS सिस्टम से जोड़ दिया। इस तरीके से राज्य के कुल 98% जनसंख्या सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इनको सभी को खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। तो आप यूनिवर्सल PDS के बारे में इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो। इसका आप शुभारंभ तिथि जरूर याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें ये हो गई। तो इस तरीके से हमने जो है वो चैप्टर नंबर 4 भी कवर कर दिया। चैप्टर नंबर 2 अभी भी बचा हुआ है जिसको मैं लास्ट पे कराऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपका एक और काम है, भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डालिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को वेरियस स्टडी ग्रुप में और उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए। अगर आपका सपोर्ट इस तरीके से बना रहा तो
मैं आपको पटवारी एग्जामिनेशन के पहले तक ज़रूर ये कवर करा दूँगा। ठीक है, आप थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और हाँ, सपोर्ट तो बिल्कुल रखिए ही रखिए। अभी रात के 1:30 बज गए हैं, तो इसलिए आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और दबा के खेलिए, लेकिन साथ पे उसके बाद पढ़ना भी चालू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।